तो हम कहां पे थे, हम बोल रहे थे कि अब हमारा क्या, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, बोले स्कल पढ़ लिया, स्कल के अंदर हम ड्यूरा पे चले गए, ड्यूरा के बाद हम कहां ड्यूरा पे चले गए, ड्यूरा के अंदर वेरिकनोड पाया। अब हमारा आ गया ब्रेन, यानी कौन सा स्पेस आ गया, अब हमारा इंट्रासेरिब्रल स्पेस आ गया कि नहीं आ गया। तो ठीक है, अब इंट्रासेरिब्रल स्पेस को देख लेते हैं भैया। बोले इंट्रासेरिब्रल स्पेस क्या, बोले अगर आप कोई इंजरी हुई है वो आपके पूरे सेरिब्रम तक पहुंच जाए, यानी क्या इंट्रासेरिब्रल स्पेस क्या, कंट्यूजन इन दी फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। ये मैंने कहा डिफरेंट लोब्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। अब जैसे ऊपर एक बार ये ऊपर की लाइन हम तब पढ़ी थी नहीं, अब बिल्कुल समझ आएगी। इंट्राक्रेनियल हीमोटोमा ब्लीडिंग में अकर आइदर आउटसाइड एक्स्ट्राड्यूरल और विद इन इंट्राड्यूरल दी ड्यूरा। अब देखो अब ये इंट्राड्यूरल लीजर्स पढ़ना है, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ सबड्यूरल एंड इंट्रासेरिब्रल हीमोटोमा। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज एक चीज समझना कि हमने अभी तक अपना क्या डिफरेंट ये स्कल तक पढ़ लिया, स्कल देख लिया, स्कल के बाद पाया थी वो सब दे, वो ड्यूरा थी, उसके बाद हमने एर्कनोड पाया देख ली। अब हम डिफरेंट फाइनली पहुंच गए हैं सेरिब्रल तक, यानी अब जो इंजरी होगी वो ब्लड में होगी, वो सॉरी ब्रेन में होगी। यानी क्या, कंट्यूजन इन दी फ्रंटल टेम्पोरल लोब में अगर लगे तो बहुत कॉमन है, मे ब्लीड इनटू दी ब्रेन सबस्टेंसेस, इसमें ब्रेन सबस्टेंस में और ऑन टू दी ब्रेन सरफेस प्रोड्यूस्ड इन क्या ओवरलाइन सबड्यूरल हीमोटोमा। यानी क्या, दो चीजें, या तो जैसे अब ये बिल्कुल सब बाकी सब हटाओ, स्कल स्कल, दो लाइनें याद रखो, बोले क्या, एक तो सबड्यूरल वाली लाइन याद रखो और दूसरी लाइन रखो, ये सबड्यूरल लाइन है यानी एर्कनोड पाया वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है आपकी क्या ब्रेन वाली। कि दो रीजन से हो सकते हैं, या तो ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाए या इस सबड्यूरल और ब्रेन के बीच वाले रीजन में इंजरी हो जाए, तो आप उसको बोलते हो इंट्राक्रेनियल हीमोटोमा। कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्या वो या तो ब्लीडिंग कहां हो जाए, बोले ब्रेन में हो जाए या इन दोनों के बीच में। हम ऐसे ही तो पढ़ रहे थे, अगर स्कल में हो रहा था तो उसको हम क्या बोल रहे थे, बोले कॉर्टिकल कंफ्यूजन है। बोले अगर ड्यूरा के और स्कल के बीच में हो रहा था तो बोले एक्स्ट्रा ड्यूरल बोल रहे थे। बोले ड्यूरा और एर्कनोड पाया के बीच में बोले सब ड्यूरल बोल रहे थे। बोले सब ड्यूरल और क्या बोलते क्रेनियम के बीच में तो बोले इंट्रासेरिब्रल बोल दो, या विद इन ब्रेन में तो उसको भी इंट्रासेरिब्रल बोल दो, यानी ब्रेन में भी इंजरी हो रही है तो भी इंट्रासेरिब्रल, या ब्रेन में इंजरी हो सकती है, या ब्रेन और जो एर्कनोड पाया के बीच की लेयर थी सबड्यूरल की, इनके बीच में इनके बीच में ब्लीडिंग हो जाए तो भी आप उसको इंट्रासेरिब्रल ही बोलोगे, है ना। तो इसी इंजरी को हमने क्या बोला, सबड्यूरल हीमोटोमा। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बहुत प्यारा वर्ड आएगा बस्ट लोब। ये बस्ट लोब 2 नंबर में डेफिनेशन आती है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2 वर्ड्स हैं। बोले क्या वर्ड है, दो, बोले 2 वर्ड, एक है इंट्रासेरिब्रल हीमोटोमा, इंट्रासेरिब्रल हीमोटोमा प्लस क्या, नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यू। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो ब्रेन वाला पार्ट है ना, ब्रेन वाले पार्ट में जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाए, तो रप्चर हो गई तो उसका मतलब क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल हीमोटोमा होगा, यानी क्रेनियम के क्या बोलते हैं वो इंट्रासेरिब्रल हीमोटोमा, यानी क्या सेरिब्रल के अंदर हो जाए। तो क्या हुआ कि सेरिब्रल के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई, तो वहां पर ब्लड इकट्ठा हो गया, उसको बोलने लग गया अपन इंट्रासेरिब्रल हीमोटोमा। प्लस जो ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, अगर वो उस वजह से वहां पर जो अगर ब्लड वेसल्स रप्चर होगी तो वो किसी ना किसी ब्रेन के पार्ट को सप्लाई तो कर ही रही होंगी ना, कि नहीं कर रही होंगी, कर रही होंगी। अगर वहां पर ब्लड नहीं पहुंचेगा इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहां इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन यानी पर्टिकुलर वो जो ब्रेन टिश्यूज है उस जगह के वो नेक्रोटिक हो जाएंगे। पहला रीजन तो ये भी हो सकता है। दूसरा, या इंजरी इतनी खतरनाक थी, वो ट्रॉमा इतना खतरनाक था कि उसने ब्रेन टिश्यू तक को भी भयंकर तरीके से डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। उसको ही हमने बस्ट लोब बोलते हैं, क्या कि जो आपके नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यूज है ना, ये जो इंट्रासेरिब्रल हीमोटोमा, इसका जो ब्लड निकलता है ना वो इसमें चला जाए, किसमें, नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यूज में। इन दोनों को मिला के बस्ट लोब बोलते हैं, एकदम फटना, क्योंकि नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यूज के अंदर से ब्लड निकलते हुए दिखता है हमें। अब कोई भी चीज, अब सीधी सी बात है, जो ब्रेन टिश्यूज थे उन्हीं की तो ब्लड वेसल रप्चर हुई होंगी, तभी तो वो नेक्रोसिस में गए होंगे, तो उनके अंदर से आपको एकदम ऐसा ब्लड निकलता हुआ नजर आएगा। जब आप इसका एमआरआई देखोगे बस्ट लोब का तो आपको ऐसा नजर आएगा कि क्या ब्रेन के अंदर कोई एक लोब है जो फट गया, जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा है।
और जो लोब फटा है वो नेक्रोटिक टिश्यूज है, सड़े जो टिश्यूज ब्रेन के खराब हुआ है और उनके अंदर ब्लड वेसल रप्चर हो गई है और उनके अंदर से सब ब्लड निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये बस्ट लोब इसी में क्यों है, बाकी सब में क्यों? क्योंकि बाकी सब में रीजंस थे, हम पढ़ के आ रहे थे कि क्रेनियम और वो एक्स्ट्रा ड्यूरल के बीच वाली जगह, और फिर हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल के बीच वाली जगह। अब इसमें कहा, इसमें तो अगर ब्रेन के अंदर हो गया तो ब्रेन के अंदर ही तो आपको दिखेगा फटा हुआ, इसमें कोई स्पेस तो है नहीं, तो वो वहीं आपको फटा दिखेगा। तो जो फटा हुआ दिखेगा उसके अंदर से आपको ब्लड निकलता हुआ नजर आएगा। देखो दिखाऊं, ये देखो, ये तो इस तरीके से, अगर अपन सबसे अच्छा तो एमआरआई में देखो, इस तरीके से ये दिख रहा है, ये अंदर फटा हुआ है, ऐसा लगेगा कि देखो यहां से ब्लड्स निकल रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या? बस्ट लोब, कि कोई लोब एकदम फट गया है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं बस्ट लोब। ठीक है, एक सेकेंड, चीज और थी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ब्रेन हेमाटोमा और दिखाता हूं, अभी जो मैंने आपको तीनों पार्ट बताए वो तीनों पार्ट आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये हमने पढ़ा इपीड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल वाला क्या था, ये क्रेनियम था और क्रेनियम के बीच में बोले सब ड्यूरल, क्या बोले ये और अंदर घुस गया, और ये सब आर्केनोइड और ये ब्रेन के अंदर पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं बस्ट। ये देखो सबसे प्यारा डायग्राम, इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा। ये था इपीड्यूरल, इपीड्यूरल को एक्स्ट्राड्यूरल बोलते थे, ये सब ड्यूरल था और अंदर घुस गया, ये पूरा ब्रेन के अंदर, ये होता है इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमा। और यही आपको ऐसा दिखता है जैसे फट गया हो और ऐसा ब्लड पूरे में फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें तो एक जगह आपको एक अलग से इकट्ठा हुआ दिख जाएगा, देखो एक जगह ऐसा लग रहा है जैसे एक जगह एक्यूमुलेट है, इस जगह पे एक्यूमुलेट है, इस जगह पे एक्यूमुलेट है, मगर ये चारों तरफ फैलता हुआ नजर आएगा। ये बस्ट लोब की तरह, जैसे कोई लोब है वो एकदम बस्ट हो गया और सब जगह उसका ब्लड फैल रहा है। ठीक है, सेम इस तरीके से कोई लोब ये बस्ट हो गया, उसका ब्लड सब जगह फैल रहा है, इसको बोलते हैं बस्ट लोब। बस्ट लोब इज अ टर्म used to describe the क्या appearance of intracerebral hematoma. Intracerebral hematoma mixed with the necrotic brain tissues rupturing out into the subdural space. क्या बोल रहे हैं कि कोई एक बस्ट लोब था जो कहां था, जो ब्रेन में था, जिसके अंदर की ब्लड वेसल्स फट के और जो ब्लड है वो सेरिब्रल से निकल के सारे सब ड्यूरल स्पेस में भी आपको नजर आ रहा है। ये देखो, अगर देखोगे यहां से फटा है और ये देखो फिर ये सब जगह ये ब्लड आपको फैलता हुआ नजर आएगा, पूरे सब ड्यूरल स्पेस में। फटा एक जगह से था लेकिन पूरे सब जगह आपको फैलता हुआ ये नजर इस तरीके से ये अंदर दिख रहा है। देखो ये आपका एपिड्यूरल हो गया, ये और अंदर घुस गए तो सब ड्यूरल हो गया था, ये और अंदर ये चलेगा, ये बस्ट लोब है। अब ये फट के ऐसा लगेगा जैसे इसका ब्लड सब जगह जाएगा पूरे में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बस्ट लोब। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना आपको। अब हमने क्या क्या पढ़ लिए, अगर ओवरऑल अभी तक देखे टाइप्स में, पहला हमने फोकल डैमेज देख रहे हैं। फोकल डैमेज, अभी तक फोकल ही खत्म नहीं हुआ है। फोकल के अंदर पहला वाला हमने पढ़ा कॉर्टिकल कंफ्यूजन लेसरेशन, उसके हमने डिफरेंट टाइप्स को पढ़े, हमने देखा। फिर हम अंदर आए इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा, इंट्राक्रेनियल पढ़ा, उसके अंदर जो सब टाइप था सब ड्यूरल वो भी पढ़ा, एक्स्ट्रा ड्यूरल था वो भी पढ़ लिया। अब लास्ट वन होता है टेंटोरियल टॉन्सिलर हर्निएशन। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ब्रेन का जो आपका वो होता है ना, बोले दो पार्ट में होता है, दो पार्ट में अगर आपका ब्रेन डिवाइड होता है, बोले कौन कौन से, वो दो पार्ट होते हैं इस तरीके से। एक लाइन होती है ब्रेन के अंदर जिसका नाम होता है टेंटोरियम सेरिब्लाई, टेंटोरियम सेरिब्लाई। ये डिवाइड करती है ब्रेन को दो पार्ट में। पहला वाला होता है सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट, सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट, और नीचे वाला होता है
क्या? इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट। सुप्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट ऑल्सो नोन एज क्या? अपर पार्ट ऑफ ब्रेन, और इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट ऑल्सो नोन एज अ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अपर पार्ट में क्या? अपर पार्ट में आपका होगा सेरिब्रम, और क्या होगा? सेरिब्रम ही तो होगा, नीचे वाले में होता है आपका सेरिबेलम। यही तो होता है सेरिबेलम, यानी क्या? ब्रेन स्टेम कह लो एक तरीके से। और ये सेरिब्रम यानी जितने भी हमारे लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल का नीचे आ गया, लेटरल वेंट्रिकल्स ऊपर चले गए, तो ये दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड रहता है। मैं मोटा मोटी बोल दूं तो सेरिब्रम वाला पार्ट वो उसको बोलते हैं सुप्राटेंटोरियल, सेरिबेलम वाला पार्ट को बोलते हैं इंफ्राटेंटोरियल। और वो डिवाइड किससे रहता है? वो आपकी डिवाइड रहता है किससे? वो डिवाइड रहता है आपका टेंटोरियम सेरिब्लाई से। टेंटोरियम सेरिब्लाई एक लेयर होती है, ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन की लेयर होती है ये, वो इन ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमने क्यों पढ़ा? ये हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि जब भी प्रेशर, अगर कोई भी प्रेशर ऊपर से लगा सुप्रा वाले पार्ट पे, तो वो प्रेशर लगाएगा इंफ्रा वाले पार्ट पर। और इंफ्रा वाला पार्ट फिर क्या? सुप्रा वाला तो इंफ्रा को नीचे ढकेल देगा, मगर इंफ्रा वाला फिर कहां जाएगा? बोले इंफ्रा वाला पार्ट फिर नीचे फोरामिन मैग्नम में घुसने की कोशिश करेगा, नीचे क्या करेगा? और स्वेलिंग, जब स्वेलिंग होगी, जब ब्लड हीमोटोमा होगा यानी ब्लड एक्यूमुलेट होगा, तो अब ब्रेन में तो इतनी जगह है, अब ब्रेन में अगर ब्लड खट्टा होता जा रहा है, ब्लड खट्टा होता जाए तो ब्लड अपनी जगह बनाएगा तो वो ब्रेन पे ब्रेन के स्ट्रक्चर प्रेशर लगाएगा। जब ब्रेन के स्ट्रक्चर पे प्रेशर लगेगा, जो एबनॉर्मल ओपनिंग्स है ब्रेन के अंदर, उनमें ब्रेन घुसने की कोशिश करेगा, उसी को बोलते हैं हर्निएशन। तो बोले फिर टेंटोरल और टॉन्सिलर हर्निएशन क्या होता है? बोले ये होता है, अभी जस्ट आपको बताते हैं। देखो एक जो ये वाली लाइन है, ब्रेन में दो ओपनिंग होती है, ये वाला आपका हो गया ऊपर वाला पार्ट सुप्रा, नीचे वाला पार्ट हो गया इंफ्रा। अब कोई भी डैमेज हुआ, देखो ये ब्लड दिख रहा है, अब ये ब्लड लगा तो ये ब्लड क्या प्रेशर लगाएगा ब्रेन पे। अब यहाँ स्ट्रक्चर्स को जगह तो है नहीं है, तो ये जो ओपनिंग्स हैं इनके अंदर ब्रेन घुसने की कोशिश करेगा। जो सुप्रा टेंटोरियल वाला पार्ट है वो किसके थ्रू नीचे आने की कोशिश करेगा? बोले वो नीचे आने की कोशिश करेगा टेंटोरियल हाइटस के थ्रू। इसका नाम है टेंटोरियल हाइटस, इस ओपनिंग का नाम है टेंटोरियल हाइटस। और बोले इस ओपनिंग का नाम क्या? इस ओपनिंग का नाम है फोरामिन मैग्नम। ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है व्हाइट वाली। और अगर आपको याद आ रहा हो, चायरी मालफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि फोरामिन मैग्नम के जस्ट बगल से वो श्रिंगोमेलिया, याद आ रहा है, यहाँ पर एक जगह थी सिस्टर्नी मैग्ना। अब क्या रहा? सिस्टर्नी का मतलब क्या होता था? खाली स्पेस। मैग्ना मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पर किसके पास थी? ये मैग्नम के पास थी, इसलिए ऐसी दो चार स्पेसेस और रहती हैं अलग अलग। तो ब्रेन इससे भी नीचे जा सकता है, और चायरी मालफॉर्मेशन में इसी से तो नीचे जाता था ब्रेन, इस वाले पार्ट से, क्योंकि एबनॉर्मल ओपनिंग है। तो तीन ओपनिंग हमारे पास हो गई, या तो फोरामिन मैग्नम से नीचे घुस सकता है, या फिर ये सिस्टर्ना मैग्ना वाली पार्ट है इससे नीचे आ सकता है, या फिर ये टेंटोरियल हाइटस से नीचे आ सकता है। तो जो सुप्रा वाला पार्ट है, ये जो ब्रेन का सुप्रा वाला पार्ट है, ये किससे नीचे आएगा? ये टेंटोरियल हाइटस से नीचे आएगा। कहां पर? इंफ्रा वाले पार्ट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ब्रेन इकट्ठा हो गया, इस पर प्रेशर लगाएगा, ये नीचे धंसने की कोशिश करेगा। प्लस एक ये हो सकता है। दूसरा, जो इंफ्रा वाला पार्ट है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऊपर भी चला जाता है सुप्रा में। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो का प्रेशर कैसा लग रहा है। अगर सपोज ये ब्लड फ्लो का प्रेशर इधर देखो, अगर ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ये नीचे वाला नीचे जाएगा ही जाएगा। मगर कभी अगर कहीं उल्टा लगा, इधर से प्रेशर लगा, तो ये इधर से टेंटोरियल हाइटस से ऊपर भी पहुंचा देता है कभी। यानी इंफ्रा वाला पार्ट कभी कभी ऊपर सुप्रा में भी चला जाता है। समझ आई? क्या बोला कि सुप्रा वाला तो इंफ्रा में जाएगा? सर बिल्कुल समझ आ रहा है, लेकिन कभी कभी इंफ्रा वाला पार्ट भी टेंटोरियल हाइटस, ये नाम याद रखना इसका, टेंटोरियल हाइटस के थ्रू ऊपर भी चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि नीचे से प्रेशर कहां से लग रहा है। तो तीन जगह से हो गई कि सुप्रा वाला पार्ट इंफ्रा में आ सकता है टेंटोरियल हाइटस के थ्रू, इंफ्रा वाला पार्ट सुप्रा में भी जा सकता है टेंटोरियल हाइटस के थ्रू। दो, तीसरा बोले सिस्टर्नी मैग्ना थी ये जगह, इसमें जो आपका पीछे ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है वो नीचे आ सकता है। तीसरा बोले चौथा आखिरी बच्चा फोरामिन मैग्नम। बोले फोरामिन मैग्नम के थ्रू भी बाहर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड में आ सकता है। तो ये चार जगह से एबनॉर्मली ब्रेन डिसेंड कर सकता है नीचे, हर्निएट करता है। हर्निएट का मतलब होता है एबनॉर्मली डिसेंड स्ट्रक्चर्स इनटू द ओपनिंग। बॉडी में बहुत जगह हर्निएशंस होते हैं। हर्निएशन मतलब कि कोई भी बॉडी का पार्ट जो किसी ओपनिंग से एबनॉर्मली एंटर कर जाए, डिसेंड कर जाए,
तो उसमें भी तो एबनॉर्मली प्रेशर लगने की वजह से अंदर डिसेंड कर रहा है। तो दो ओपनिंग याद रखना है। पहली ओपनिंग क्या है, तीन ओपनिंग हो गई। पहली ओपनिंग हो गई टेंटोरियल हाइटस, दूसरी कौन सी थी, सिस्टर्नी मैग्ना। ये पूरी की पूरी फिर श्रिंगोमिलिया आ गई। वहीं पर हम पढ़ के आए थे सिस्टर्नी मैग्ना था, जिसके क्योंकि वहां तो चाइल्ड माल फॉर्मेशन एबनॉर्मेलिटी थी, माल फॉर्मेशन था, मगर यहाँ तो प्रेशर की वजह से उसे एबनॉर्मली घुसना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। वहां कोई प्रेशर नहीं था लेकिन फिर भी घुस रही थी। लेकिन हाइड्रोसेफेलस में भी घुस रही थी। हाइड्रोसेफेलस में क्यों, क्योंकि वहां आईसीएफ का प्रेशर था, तब भी वो नीचे घुस रही थी। देखो ब्रेन में काम तो वही होनी है, प्रेशर कोई लगाते, वहां हाइड्रोसेफेलस, वहां पर क्या आपका है वो लगा रहा था सीएसएफ, यहां पर आपका ब्लड लगा रहा है, तो काम तो वही होना है ना। अगर नीचे से लगेगा तो ये ऊपर जा सकती है, और क्या अगर नहीं है तो ये फोरामेन ओपनिंग के थ्रू भी नीचे आ सकती है। तो तीन हमने ओपनिंग पढ़ ली और हमने चार रास्ते पढ़, तीन ओपनिंग से चार रास्ते पढ़ लिए। बोले सुप्रा वाला इंफ्रा में आ सकता है, टेंटोरियल हाइटस के थ्रू, इंफ्रा वाला सुप्रा में जा सकता है, सिस्टर्नी मैग्ना के थ्रू ये ब्रेनस्टेम नीचे आ सकती है, और ये कोई भी पार्ट फोरामेन मैग्नम के थ्रू नीचे आ सकता है, डिसेंड कर सकता है। ये हमारा था लास्ट वाला पार्ट, यानी आप प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन आईसीपी। आईसीपी यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यानी क्या हाइड्रोसेफेलस ड्यू टू सुप्राटेंटोरियल हीमोटोमा इनिशियली प्रोड्यूस मिड लाइन शिफ्ट। अगर आपको मिड लाइन शिफ्ट वाली लाइन याद आ रही होगी, मैंने आपको कहा भी था मिड लाइन शिफ्ट, मैंने आपको एक बार दिखाई भी थी। ये नॉर्मली मिड लाइन हमेशा होती है इस तरीके से ये शिफ्ट कर जाती है, हाइड्रोसेफेलस में भी कर रही थी। कैसे, किसी एक जगह से प्रेशर लगे, अगर इस जगह से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये ब्रेन को उधर खिसका देगी, तो ये मिड लाइन हल्की सी इधर शिफ्ट हो जाएगी। और अगर ठीक है, ये अगर इधर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो इधर खिसका देगी, इधर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो इधर खिसका देगी। तो या तो ये मिड लाइन शिफ्ट कर सकती है, और कहीं अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगा सुप्रा वाले में तो वो इंफ्रा में नीचे खिसका देगी। या तो लेटरल हो सकता है इधर उधर, या ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट यही तो होगा, और कहां होगा। तो पहला वाला क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव आईसीपी की वजह से, सुप्राटेंटोरियल हीमोटोमा की वजह से इनिशियली मिड लाइन शिफ्ट आपको नजर आएगी, यानी इन लोग के एमआरआई में आपको मिड लाइन शिफ्ट नजर आएगी। प्लस हर्निएशन भी हो सकता है मीडियल टेम्पोरल लोब थ्रू दी, किसके थ्रू, टेंटोरियल हाइटस। अभी मैंने बताया टेंटोरियल हाइटस, टेंटोरियल हाइटस के थ्रू भी नीचे अंदर डिसेंड कर सकता है। ठीक है, थ्रू द टेंटोरियल हाइटस फॉलोज कॉजिंग मिड ब्रेन कंप्रेशन एंड डैमेज। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नीचे पे धीरे धीरे करके अनकंट्रोल लेटरल टेंटोरियल हाइड्रेशन विल रिजल्ट इन सेंट्रल टेंटोरियल हाइटनेस। सेंट्रल टेंटोरियल हाइटस का मतलब क्या, जो मेन लाइनिंग है ना उसके थ्रू, क्योंकि जो इस तरीके से होता है। मैं अगर आपको बताऊं एक बार, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, इस लाइन पहले कोई भी स्ट्रक्चर है ना वो इस सेंटर में आता है, यानी वो लेटरल शिफ्ट करता है, फिर वो सेंट्रल के थ्रू नीचे आता है। डायरेक्ट ऐसे एंट्री नहीं मार पाता, पहले वो जो इधर है ना वो इधर शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ, जैसे दिख रहा है ना, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, फिर वो नीचे की तरफ करेगा। Then follow herniation of cerebral torsion through the foramen magnum। लास्ट में फोरामिन मैग्नम के थ्रू भी चीजें बाहर निकल सकती हैं, याद रखना है। ठीक है, आफ्टर सेंट्रल टेंशन, आफ्टर किसके, आफ्टर सेंट्रल टेंटोरियल हाइटस, यानी क्या, पहले यहां से चीजें जाएंगी, अब यहां से तो चीजें नीचे आ गई, अब नीचे भी तो इतना प्रेशर बढ़ गया, तो फिर नीचे वाली चीज क्या करे, बोले नीचे वाली जो नीचे ओपनिंग है उसमें घुस जाओ, तो ये फिर फोरामिन मैग्नम में घुसने की कोशिश करती है। ठीक है, ये हमारा था टेंटोरियल टॉन्सिलर हर्निएशन। क्लियर है, और सिर्फ ओपनिंग्स का खेल है और कुछ नहीं है। क्लियर है ये चीज, आगे चले। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन हमने पढ़ लिए। अब क्या हो सकता है, बोले सर इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। इन्फेक्शन यानी क्या, हमें पूरा का पूरा सीएनएस इन्फेक्शन अब याद आ जाना चाहिए, है ना। सीएनएस इन्फेक्शन में हमने यही तो पढ़ा था कि या तो आप चाहे आपको कंपाउंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो जाए या बेसल फ्रैक्चर हो जाए। बेसल फ्रैक्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर ऑफ बोन इन दी बैक ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल। स्कल का जो बेस होता है ना उसमें फ्रैक्चर होता है तो उसे बेसल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, ड्यूराटियर हो जाएगी, मेनिंजाइटिस। सीधी सी इन्फेक्शन कब होगा, कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा तभी तो इन्फेक्शन होगा, पूरा सीएनएस इन्फेक्शन है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, और फिर उसके बाद हमने, अगर आपको याद हो सीएनएस इन्फेक्शन के बाद हमने सेरिब्रल एब्सेस पढ़ा था, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो पस फॉर्मेशन होगा, तो सेरिब्रल एब्सेस हो सकता है। इवन इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है। इंसेफ्लाइटिस यानी क्या, ब्रेन टिश्यूज का इन्फेक्शन, क्योंकि वो इन्फेक्शन मेनिंजेस से धीरे धीरे नीचे करके ब्रेन टिश्यूज पे पहुंच सकता है।
तो पूरा वही है और उसमें कुछ भी अलग से नहीं है। जो सीएनएस, क्योंकि सीएनएस में इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि इसमें तो बैक्टीरिया वाला हुआ तो पस तो बनना ही है फिर, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ अ ड्यूरा टीयर प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल रूट फॉर इन्फेक्शन। वही हम बात कर भी चुके थे, हमने सीएनएस इन्फेक्शन में पढ़ा भी था कि दो रूट हो सकते हैं, या तो विद इन बॉडी के अंदर से कहीं आ जाए, या तो वो तो उसमें तो हमने सीएनएस इन्फेक्शन में विद इन बॉडी के अंदर से पढ़ा था, मगर इसमें क्या हो गया, इसमें बाहर से अपन ने पढ़ा भी था, मेनिंजेस का काम भी था। अब देखो क्रेनियम है, क्रेनियम के बाद मेनिंजेस है, मेनिंजेस के बाद ब्रेन है। अब क्रेनियम भी टूट गई, अब मैनेजेस का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वो भी टूट गई, तो बैक्टीरिया की इजीली अपॉर्चुनिटी हो गई कि नहीं ब्रेन तक पहुंचने के लिए, तो इजीली इन्फेक्शन करा देगा, खत्म बात। द प्रेजेंस ऑफ ड्यूरा टीयर प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल रूट फॉर इन्फेक्शन। और ये ऐसा देखा गया कि विद इन 48 आवर्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको एंटीबायोटिक खिलाते रहते हैं ऐसे पेशेंट्स को पहले से ही, कि बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। क्योंकि आपको सोच रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत इजीली डेवलप हो सकता है इनके अंदर, हमें समझ आ भी रहा है क्या, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सिस बोल दो, इंसेफेलाइटिस बोल दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या था, बोले ये हमारा था फोकल वाला पार्ट। बोले अब कौन सा पार्ट आएगा, बोले अब हमारा पार्ट आएगा डिफ्यूज्ड वाला। वो कोई एक पॉइंट पे हो रहा था, क्यों पॉइंट पे, आप खुद बोल रहे थे कोई क्रेनियम का एक पॉइंट बोल रहे थे, फिर क्रेनियम के नीचे घुसे तो आपने ड्यूरा का एक पॉइंट बोला, फिर सबड्यूरल का बोला, फिर सबड्यूरा के नीचे चले गए तो फिर आपने किसका बोला, बोले हमने ब्रेन इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंट्रासेरिब्रल बोला। इंट्रासेरिब्रल के बाद फिर हमने हर्निएशन पढ़ा, पर्टिकुलर कोई पार्ट नीचे चला जाए। ये है ओवरऑल। ओवरऑल मैंने फॉर्मूला, या तो ओवरऑल प्रॉब्लम हो जाए या फिर वो डिफ्यूज वाला ओवरऑल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो पहला होता है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी का मतलब होता है कि पूरे ब्रेन में जो एक्सोन्स है उनकी इंजरी हो जाए। ये जनरली होता है शेयरिंग फोर्स की वजह से। क्या होता है शेयरिंग फोर्स, देखो इस तरीके से होता है, क्या होता है, ये आपका ग्रे मैटर, ये है व्हाइट मैटर, एक्सोन इस तरीके से धसे हुए रहते हैं। इतना खतरनाक फोर्स लगता है, आगे पीछे एक फोर्स इधर लगा क्योंकि अपोजिट एंड रिएक्शन फोर्स चलता है इधर, और इस तरीके से एक्सोन टूट जाते हैं ब्रेन के अंदर। ये देखो इस तरीके से ये टूट जाते हैं। अगर आप ये पूरे में एकदम इतनी खतरनाक हुई कि जो एक्सोन्स थे ये पूरे टूट गए। ये था ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में एक्सोन का अपर वाला पार्ट होता है, नीचे टेल वाला पार्ट व्हाइट मैटर में होता है। तो इतनी जोर से देखो, ये क्या लगा, इसका लिए अपन ने पार्ट पढ़ा, ये ग्रे मैटर, ये व्हाइट मैटर है, तो कितना भयंकर शेयर फोर्स लगा। एक क्यों ये टूटे, क्यों, एक फोर्स तो आप टकराए उस वजह से लगा, दूसरा फोर्स अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगेगा। तो अपोजिट एंड इक्वल फोर्स की वजह से एक्सोन में ऊपर की तरफ, तो देखो ये आपका क्या, ये आपका एक्सोन है, ये आपका एक्सोन है। एक्सोन के ऊपर वाले पार्ट में तो एक तरफ से फोर्स लगा, नीचे वाले पार्ट पर एक तरफ से फोर्स लगा, तो इससे क्या ऊपर वाला पार्ट चला गया इधर और नीचे वाला पार्ट रह गया इधर, जिससे क्या आपका एक्सोन गया टूट। हो गया कि नहीं, अपर वाला पार्ट अलग रह गया, लोअर वाला पार्ट अलग रह गया, ये टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि शेयर फोर्स की वजह से, अपोजिट, क्योंकि आप टकराए इधर से, तो आप टकराए तो एक फोर्स ये लगा, प्लस ये वॉल भी तो आप पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, तो इस वजह से ये एक फिर फोर्स इधर लगा। तो ब्रेन पहले आगे गया, ब्रेन पहले गया आगे, ब्रेन पहले आगे गया फिर लौट के आया, तो जिस वजह से ये जो अपर वाला पार्ट है पहले गया आगे, फिर नीचे वाला पार्ट है ये लौट के वापस गया पीछे, तो इस वजह से एक्सोन्स टूट जाते हैं। और बहुत एक्सोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेन के बहुत सारे पार्टों में हो जाता है, कोई पर्टिकुलर एक फोकल वाला पार्ट नहीं है कि एक सिर्फ एक पार्ट में हो, बहुत सारे पार्ट्स में हो सकता है। तो शेयरिंग फोर्स कैन इमीडिएट मैकेनिकल डैमेज टू एक्सोन, इमीडिएट, तुरंत लगी और तुरंत हो गया, प्लस स्मॉल हेमरेज भी देखने को मिलते हैं, टीयर्स, पर्टिकुलर कहां पर, इन कॉर्पस कैलोजम और सुप्रासेरिब्रल पेडिकल में। कॉर्पस कैलोजम कहां, ये वाले पार्ट में, छोटे छोटे से हीमोटोमा भी। देखो कॉर्पस कैलोजम बहुत बड़ा पार्ट है ब्रेन, ये ब्रेन का देखो आपको स्ट्रक्चर बताऊं, कॉर्पस कैलोजम ये होता है पूरा कॉर्पस कैलोजम। अब ये पूरा कोई एक फोकल तो है नहीं, पूरा क्या हो गया, पूरा डिफ्यूज वाला पार्ट हो गया। अब इस पूरे पार्ट में कहीं भी हीमोटोमा हो जाए तो आप इसको आप क्या फोकल बोलोगे, नहीं, फोकल वाले में तो आप बोल रहे थे जब ड्यूरा के आसपास होता है, अभी पॉइंट पे बोल रहे थे तो फोकल बोल रहे थे, अगर इस पूरे में हो गया तो फिर सर इसको तो हम डिफ्यूज वाला ही बोलेंगे ना, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड, है ना। तो थर्ड वन, वॉलरियन डीजनरेशन देखने को मिलता है। वॉलरियन डीजनरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सोन को जो आपकी नर्व है उनका डीजनरेशन, उनका टूटना, उन नर्व्स का डीजनरेट होना, स्टार्ट होना ऑफ द लॉन्ग ट्रैक्स।
व्हेन व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर अकर, क्यों? क्योंकि व्हाइट मैटर ही एक तरफ जाता है, ग्रे एक तरफ, जिसकी वजह से एक्सॉन्स टूट जाते हैं। तो पहला हमने पढ़ा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, दूसरा सेरिब्रल, ये तो कॉमन है भैया। पहला ही वाला थोड़ा बस इसका डिफ्यूज का इंपॉर्टेंट है, बाकी तो दो नीचे वाले आप खुद बोल दोगे अरे सर ये तो बिल्कुल, ये तो सबके ही है कि ये फोकल वाले, ये दोनों नीचे के। पहला वाला ये जरूर है कि फोकल वाला नहीं बनवा पाएगा, बाकी नीचे के दो सब फोकल वाले ही बनवा देंगे। बोले क्यों? कि बोले एक फोकल वाला एक जगह पर लगा, फिर आगे चल के वो पूरे ब्रेन में स्वेलिंग करवा सकता है, उसमें क्या है? क्यों? क्योंकि जो वैसोडाइलेशन का मतलब क्या? जो ब्लड वेसल डायलेट करेगी, प्लस इनसे ब्लड भी बाहर निकल गया, हीमोटोमा हो गया तो स्वेलिंग हो जाएगी, और फ्लूइड बाहर निकल गया तो एडीमा हो जाएगा। तो ये या तो ये फोकल की वजह से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी पूरे ब्रेन में स्वेलिंग पड़ जाए। तो क्या दिस में अकर विद और विदाउट फोकल डैमेज, इट रिजल्ट्स फ्रॉम आइदर वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट, इंगॉर्जमेंट का मतलब होता है वो वेसल्स में स्वेलिंग आना, यानी डायलेट करना ही। वैसोडाइलेशन, ये वेस्कुलर इंगोजमेंट का मतलब होता है वेस्कुलर डायलेशन, और इंक्रीज इन एक्स्ट्रा ईसीएफ, और ईसीएफ का मतलब होता है इडीमा बनना। जब वेस्कुलर इंगोजमेंट होगा तो वेसोडाइलेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगी, और अगर ईएसएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड बॉडी के अंदर कुछ भी भरेगा तो इडीमा कॉज कर देगा। ठीक है, ये तो फोकल और किसी की वजह से भी हो सकता है। प्लस सेरिब्रल इस्चीमिया हो सकता है। बोले सेरिब्रल इस्चीमिया का मतलब क्या है? सेरिब्रल इस्चीमिया का मतलब है कि अब कोई भी ब्लड वेसल्स है, अब ये यहाँ टूट गई और इससे ब्लड बाहर निकल गया, तो ये ब्लड वेसल किसी ना किसी पार्ट को तो सप्लाई कर ही रही थी ना ब्रेन के अंदर। तो बोले क्या होगा? अब बोले इस वाले पार्ट में ब्रेक क्या कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी इस्चीमिया हो जाएगा। तो ब्लड वेसल तो उससे क्या, ये भी आपका डिफ्यूज्ड वाले में हो सकता है। वो क्यों? कि बोले फोकल वाले पार्ट में तो कोई एक ब्लड वेसल टूट गई, मगर वो कितने ज्यादा आगे चल के वो क्या पता कितने सारे पार्ट्स को सप्लाई कर रही हो, तो वो ब्रेन के अच्छे खासे पार्ट को क्या कर देगी? इस्चेमिक कर देगी। यानी सेरिब्रल इस्चीमिया कॉमनली अकर्स आफ्टर सीवियर हेड इंजरी एंड इज कॉज्ड बाय आइदर हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होना, या इंपेयर्ड सेरिब्रल परफ्यूजन का मतलब होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ जाना। क्या हो सकता है? बोले या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए ब्लड, या फिर कहीं क्या वेन वाला ब्लड आर्टरी में जा रहा है, या आर्टरी वाला ब्रेन, वो आर्टरी वाला वेन में कहीं भी इधर उधर भी आपका सेरिब्रल जो परफ्यूजन है वो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया इंजरी की वजह से। ठीक है, इससे आपका क्या सेरिब्रल इस्चीमिया हो सकता है। ये नीचे कुछ नहीं है, लाइन नीचे लिखी है। देखो पेशेंट को क्या सपोज करो ऐसा मानते हैं कि सेरिब्रल इस्चीमिया इस वजह से भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कि एकदम पेशेंट का हाइपोटेंशन यानी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर सेरिब्रल परफ्यूजन यानी क्या, जो अंदर ये जो लिखा है ना, ये इसके लिए लिखा है सेरिब्रल परफ्यूजन क्यों हो जाता है। क्यों? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लड में डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड का जो फ्लो है वो भी कम हो जाता है, अंदर का आईसीपी प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से जो अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीटली बिगड़ जाता है, और उस वजह से आपको सेरिब्रल इस्चीमिया हो सकता है। यानी सेरिब्रल इस्चीमिया के दो पॉइंट हम बोल गए। हम क्या बोल गए? या तो सेरिब्रल परफ्यूजन रीजन हो सकता है, यानी क्या अंदर से सर्कुलेटरी सिस्टम में वो डैमेज हो जाए, या फिर कोई ब्लड वेसल ही रप्चर हो गई यानी हाइपोक्सिया। ये दोनों रीजन थे सेरिब्रल इस्चीमिया के। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगी? मैं फिर वही बोल रहा हूं, इसमें आपको अब ये अभी तक मेन था, बाकी सब कुछ जितना मन में आए उतना लिख दो। साइन एंड सिम्टम्स कोई जितने मन में आते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, परसिस्टेंट हेडेक, ये तो मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं, बाकी कुछ भी हो सकता है भैया। ब्रेन का जब पूरा ब्रेन डिफ्यूज वाले में तो कोई भी सिम्टम्स तो कुछ भी आ सकता है ना, जो लेकिन सिम्टम्स फ्रैक्चर नहीं लिखते ना, सिम्टम्स ही लिखने जो ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन बाकी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी सिम्टम लिख दो, कोई अलग से नहीं लिखना। ठीक है, अब इसमें तो मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ, जैसे persist hand pain, vomiting, nausea, convulsion, dilation of pupils, clear fluid draining from nose, eyes, speech problem, loss of balance। और सेंसरी में क्या बोले? विजन। अब सेंसरी देखो ब्रेन से तो सब कुछ सप्लाई हो रहा है ना, ब्लड विजन बोल लो, कानों में बोल लो, माउथ में बोल लो, नाक में बोल लो, लाइट नहीं दिख रही है, नोज में प्रॉब्लम हो रही है। कॉग्निटिव यानी मेमोरी लॉस, थिंकिंग, विंकिंग, मूड चेंजेस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, सब कुछ लिख दो, इवन कोमा, फिर आखिरी में लाइफ थ्रेटनिंग डेथ। तो बिल्कुल साइन एंड सिम्टम्स में बिल्कुल नहीं, जो मन में आए वो लिखो, मगर ब्रेन से रिलेटेड। लास्ट वन अब आपका है पहले क्या, इन्वेस्टिगेशन।
बोले इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे कराओ। एक्सरे आप तीन जगह से करा सकते हो। बोले सर कौन कौन से करा सकते हैं, 3 साइड से। बोले आगे पीछे से। एक तो आप एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ले सकते हो, लेटरल यानी साइड से देख सकते हो, या आप देख सकते हो ऑर्डेंट पैग एक्सरे। ऑर्डेंट पैग एक्सरे मतलब होता है नीचे से। ऑर्डेंट फ्रैक्चर के लिए, ऑर्डेंट फ्रैक्चर यानी क्या, नीचे से बेस ऑफ स्कल से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, आपके माउथ से लेते हैं ये एक्सरे। ऑर्डेंट एक्सरे देखो इस तरीके से, ये आपके नीचे से माउथ से फिर आपके स्कल की इमेज लेते हैं कि अगर कहीं सपोज करो नीचे वाला पार्ट टूट गया तो कैसे करेंगे। ये जो C1 C2 होती है ना, C1 C2 ऑर्डोइंट किसका पार्ट होता है, C1 C2 का ही तो होता है। और C1 C2 का आपकी ऊपर की तरफ ब्रेन स्टेम पीछे की तरफ धसी होती है अंदर की तरफ, वो अगर टूट जाए C1 C2 तक ब्रेन के अंदर ही पाला पार्ट आता है, ठीक है। C1 C2 के बाद से नीचे C3 फिर आपको उसमें दिखने लग जाती है, पीछे फील होती है। C1 C2 आपको फील नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ऑसिपिटल रीजन में धसी हुई होती हैं, तो उनका भी टूटना ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर ही आएगा। यानी अब मैं आगे कह सकता हूं कि हम सर्वाइकल MRI भी करा सकते हैं, क्यों C1 C2 उसमें दिख सकती हैं, तो बिल्कुल कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो C2 सर्वाइकल स्पाइन का भी हम कराते हैं, क्यों, क्योंकि ऑर्डेंट का देखना पड़ता है। ऑर्डेंट किसमें होती है, C1 में, C1 C2 में होती है, ठीक है। सीटी स्कैन कराओगे, अलग अलग सीटी स्कैन अलग अलग के लिए होंगी। बोले एक सीटी स्कैन एक्स्ट्रा ड्यूरल के लिए होगी। एक्स्ट्रा ड्यूरल आप बाहर से चलो, एक्स्ट्रा ड्यूरल में आपको क्या क्या दिखेगा, हीमोटोमा दिखेगा। देखो ये सब में दिखना है, हीमोटोमा सब में दिखना है। इंक्रीज डेंसिटी, कॉन्वेक्स इनवर्स कॉन्वेक्स इनवर्स मतलब अंदर की तरफ इस तरीके से आपको मिलेगा। कॉन्वेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा होगा, आपको इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से आपको नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया होगा, ठीक है। स्प्रेड लिमिटेड बाय ड्यूरा एडिशन टू स्किल। मिड लाइन शिफ्ट दिखेगी ही दिखेगी, मैं आपको दिखा चुका हूं। मिड लाइन शिफ्ट जिधर से प्रेशर पड़ रहा है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में मिड लाइन शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि अगर इधर वाली ड्यूरा ये स्कल है, इधर वाली ड्यूरा मैटर से अगर प्रेशर पड़ा तो जो मिड लाइन सेंटर में थी वो आप हल्की सी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही लेटरल वेंट्रिकल्स और ये सब आपको चेंजेस देखने को इनमें मिलेंगे। फिर बोले आगे इसी तरीके से सब ड्यूरल हीमोटोमा में भी सेम यही चीजें देखने को मिलेगी। डेंसिटी स्प्रेडिंग मिलेगी, सरफेस पे आपको क्या हीमोटोमा देखने को मिलेगा, बस जिस रीजन में उस रीजन का हीमोटोमा देखने को मिलेगा। सब ड्यूरल रीजन में ऐसा देखा गया है कि अगर 10 से 20 दिन तक तो आपको, जब आप अगर MRI कराओगे तो आपको सब कुछ क्लियर नजर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्लियर नजर नहीं आता, थोड़े दिन तक तो क्लियर नजर आता है, फिर धीरे धीरे क्लियर नजर आना बंद हो जाता है। ये आपका सब ड्यूरल वाला पार्ट हो गया। लास्ट वाला पार्ट है आपका इंट्रासेरिब्रल। अब ब्रेन के अंदर घुस गया। ब्रेन के अंदर आपको क्या दिखने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बस्ट लोब। तो क्या दिखेगा, सबसे अच्छा बस्ट लोब दिखेगा। और बस्ट लोब मतलब यानी क्या, अब इसमें देखो सब ड्यूरल स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और नेगेटिव, इसलिए मैंने आपको कहा भी था, क्या कहा था, सब ड्यूरल मतलब कैसे, क्योंकि ये स्कल था, ये ड्यूरा था, ये सब ड्यूरल था और ये आपका ब्रेन था। अब दो में हो सकता है, या तो विद इन ब्रेन हो जाए या ब्रेन और सब ड्यूरल के बीच वाली स्पेस में। तो सब ड्यूरल वाला स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं, अगर ब्रेन के अंदर हुआ तो सब ड्यूरल स्पेस क्यों प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। अगर ब्रेन के बाहर हो रहा है तो सब ड्यूरल स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फिर यही सारी चीजें, लो ब्लड कॉज सराउंडेड बाय एरिया ऑफ लो डेंसिटी इडिमेटस, ब्रेन दिखेगा, यानी ब्रेन में स्वेलिंग दिखेगी। इसी तरीके से आपको क्या दिखेगा, ऑब्लिटरेशन ऑफ बन और बोथ सिस्टर्ना इंडिकेट्स इंक्रीज आईसीपी विद ब्रेन शिफ्ट, फोरामेन एक्सपेंडिंग मास और हेमिस्फीयर स्वेलिंग। यानी कि सिंपल लैंग्वेज लिखिए, क्या लिखिए कि ब्रेन में स्वेलिंग दिखेगी। और इतनी अगर इंट्रासेरिब्रल में हमने पढ़ा कि स्वेलिंग अगर ज्यादा हो गई तो फोरामेन मैग्नम के थ्रू आपको नीचे की तरफ जाता हुआ भी देख सकता है, प्लस ब्रेन शिफ्ट भी दिखेगा इधर उधर, यानी मिड लाइन शिफ्ट भी आपको नजर आएगी। ये तीनों में लिखना है, मिड लाइन शिफ्ट हो, स्वेलिंग हो, इडीमा हो, है ना, डेंसिटी बढ़ जाना हो, हीमोटोमा हो, ये तीनों में होना है। बस जो उस वाले पार्ट में, उस वाले पार्ट में उसकी लिख दो, और क्या, बस इंट्रासेरिब्रल वाले में एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा देना, दैट इज वस्ट लोब। बाकी इन दोनों में वस्ट लोब तो था नहीं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। MRI करा सकते हो, CTP, ICP मॉनिटर क्यों कराना है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड निकले जा रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो क्रेनियल के अंदर का प्रेशर मेंटेन देखते रहो, कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है ना। ट्रीटमेंट किस पे कराओगे,
बोले ट्रीटमेंट हम सर वही चलाएंगे जो सिम्टम्स उसको आ रहे हैं पेशेंट को। बोले किस तरीके से? मेडिकल ट्रीटमेंट में डायूरेटिक्स। अब आप पूछोगे अब ये पूरा का पूरा मुझे बताओ, डायूरेटिक्स का मतलब अगर पेशेंट के अंदर ऊपर आईसीएफ बढ़ रहा है यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है तो आप डायूरेटिक्स दोगे। अगर आपको याद आ रहा हो हाइड्रोसेफेलस, पूरा का पूरा हाइड्रोसेफेलस वाला ट्रीटमेंट इसमें चलेगा अगर पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस उसकी वजह से हो रहा है। एंटी सीजर ड्रग मैंने कहा था एंटी, क्योंकि पेशेंट की सीजर की वजह से बहुत खतरनाक डेथ हो जाती है। सीजर क्या होता है? एबनॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाती है एक्सॉन्स की, तो बहुत भयंकर सीजर आता है और इससे डेथ हो जाती है। तो इसके लिए हम एंटी सीजर ड्रग पहले से ही देते रहते हैं, वरना हेड इंजरी में सबसे ज्यादा डेथ का रीजन यही हो जाता है। क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा सीजर्स आने लग जाते हैं, एक्सॉन्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। कोमा इंड्यूसिंग ड्रग, ये बहुत अमेजिंग है। अब बोलोगे सर आप पेशेंट को खुद कोमा लेके आ रहे हो। ये कोमा इंड्यूसिंग ड्रग का मतलब यहाँ होता है सस्टेन्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस जो नेसेसरी होती है हीलिंग के लिए। अब पेशेंट को इतना भयंकर पेन हो रहा है, उस पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा तो हम उसे कुछ टाइम के लिए बेहोश कर देते हैं, इसलिए उसको कोमा बोल रहे हैं। अब बेहोश 1-2 घंटे के लिए करते नहीं, 1-2 दिन के लिए कर देते हैं, जिससे क्या पेशेंट को हीलिंग का टाइम मिल जाए, पेशेंट हील जल्दी हो जाए, इसलिए बोलते हैं कोमा इंड्यूसिंग ड्रग्स। ठीक है, बहुत प्यारा एग्जांपल रहता है इसका, प्रोपेफॉल थायोपेंटिल ड्रग नाम है ये, प्रोपेफॉल थायोपेंटिल देते हैं। ब्रेन प्रोटेक्टिव एजेंट, इसका मतलब क्या? क्योंकि देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी क्या, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग आ गए, बैक्टीरिया इंफेक्शन हो सकता है, इंफ्लामेशन हो सकता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स ड्रग देते हैं, ये किस लिए? कि ट्यूमर ना बन जाए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, क्यों? क्योंकि डायबिटीज रेज ना हो जाए बहुत ज्यादा, वो सॉरी डायबिटीज बोल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर रेज ना हो जाए बहुत ज्यादा, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते रहो, वरना ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, उसकी वजह से डेथ ना हो जाए। ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट की टेबलेट देते हैं। ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट की टेबलेट क्या काम करती है? ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट की टेबलेट, क्योंकि अपन डिफ्यूज वाले में पढ़ के आए थे, एक्सोन्स का डैमेज हो रहा था, ये ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट टू स्लो डाउन द रेट ऑफ नर्व सेल लॉस, जो नर्व सेल लॉस हो रहा है उनकी स्पीड को डाउन कर देती है ये ग्लूटामेट। वेंटिलेशन तो आप आखिरी में लगा ही सकते हो। ठीक है, सर्जिकल में क्या कर सकते हो? सर्जिकल में तो वही सारी चीजें, ब्लड क्लॉट बन गया उसे निकालो, स्कल जो फ्रैक्चर हो गया था उसे रिपेयर करो, और क्या करोगे? स्कल के फ्रैक्चर को रिपेयर ही तो करोगे, उसको सूचर्स लगा के, है ना। ओपनिंग विंडो इन द स्कल टू रिलीव प्रेशर। अब आपको याद आ गई कि स्कल के अंदर आपने जब क्रेनियोटॉमी पढ़ी थी तो हम क्या कि छोटी सी क्रेनियोटॉमी कर देते हैं, और क्रेनियोटॉमी के अंदर आपने एक और पढ़ा था बर होल, याद आ रहा हो, तो क्रेन में छोटा सा होल कर देते हैं जिसके थ्रू क्या हो जाए, जो प्रेशर अंदर बढ़ रहा है वो बाहर निकल, उस प्रेशर को हम क्या, जो अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है उससे हम उसको बाहर निकालते रहें। या तो एक लार्ज थोड़ा सा बड़ा पार्ट निकाल देते हैं क्रेनियम का, जिससे ब्रेन एक्सपेंड करता रहे, या एक छोटा सा बरहोल करके अंदर पाइप डाल के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, जो भी इकट्ठा हो गया उसको बाहर निकाल लें। ठीक है, अगर इनकेस आईसीपी बढ़ गई यानी अंदर फ्लूइड बढ़ रहा है तो पूरा का पूरा हाइड्रोसेफेलस वाला ट्रीटमेंट चला दो, जो हाइड्रोसेफेलस में ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है, क्या? मैनिटोल इन्फ्यूजन। मैनिटोल इन्फ्यूजन का काम क्या था? ये क्या, ये यूरिन के अमाउंट को इंक्रीज कर रहा था, बार बार यूरिन जाएंगे। सीएसएफ विड्रॉल, याद आया? सीएसएफ विड्रॉल किससे कर सकते थे? बीपी शंट, बीपी शंट याद आई? वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट, डीकंप्रेसिव क्रेनियोटॉमी काट के अलग रख रहे थे, स्टेरॉइड्स वगैरह खिलाने हैं, है ना, इन्फ्लामेशन के लिए। तो ये पूरा हाइड्रोसेफेलस वाला पार्ट आपका हो गया। मैंने फिर बोला इसके कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, भाई तो ये तो जो हमारा क्या था, हाइड्रोसेफेलस, हमने कहा था हाइड्रोसेफेलस। इसमें मैं फिर कह रहा हूं कोई भी कॉज हो, सिम्टम्स हो, ट्रीटमेंट हो, आपके पास भरमार है लिखने के लिए, आपको जो याद आ जाए वो लिख दो, क्योंकि इंजरी कुछ भी हो सकती है, मगर बस टाइप से याद रखना, इसके टाइप ही याद करने के लिए, बाकी सब तो भरमार पड़ी है, आपको जो याद आए। कॉम्प्लिकेशंस भरमार, कुछ भी लिख दो, अल्टर कॉन्शियसनेस, कोमा, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब पता क्या होता है? क्रोनिक स्टेज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन, एकदम ब्रेन डिसफंक्शन हो जाए क्रोनिक स्टेज में। मिनिमली कॉन्शियस स्टेट, ब्रेन डेथ, भैया जो आपके मन में जो आए वो लिखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस में, कॉज, वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में, साइन सिम्टम्स में, ट्रीटमेंट में, जो मन में आए वो लिखो, क्योंकि ये पूरे न्यूरो सर्जरी का निचोड़ है, समझ रहे हो? क्योंकि कहीं पर भी इंजरी हो सकती है। सीजर्स, हाइड्रोसेफेलस, देखो अब क्या फिजिकल सीजर्स हो सकते हैं, तो सीजर्स के अपन टैबलेट, हाइड्रोसेफेलस हो गया कॉम्प्लिकेशन, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट लिख दो, इन्फेक्शन उसका ट्रीटमेंट पूरा लिख दो, ब्लड वेसल डैमेज उसके लिए लिख दो, हेडेक, वर्टिगो, क्रेनियल नर्व डैमेज,
तो भैया जो क्रेनियल नर्व जाएगी उसके वही सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, जैसे लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट, डबल विजन, तो जो अगर ऑक्यूलोमीटर जा रही है तो उसके सिम्टम्स दिखेंगे, ट्रोक्लियर जा रही है तो उसके अलग दिखेंगे, ट्राइजेमिनल जा रही है, फेशियल जा रही है, ऑप्थेल्मिक जा रही है ना, जो भी जा रही है, जो वाली नर्व जा रही है हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और कुछ अलग से तो रहेगा नहीं। ये हमारा लास्ट एक समेशन, एक डायग्राम ये आपको दिख रहा है, यही मैंने आपको, ये डायग्राम तो आपको मैं बहुत बार अभी दिखा चुका हूँ बीच में 3-4 बार, कि हमारे स्कल से ये वाला पार्ट हो रहा था, तो हम इसको क्या बोल रहे थे, एक्स्ट्राड्यूरल और एपिड्यूरल, इसके अंदर चले आओ तो ये वाला पार्ट था सबड्यूरल, और सेरिब्रम में चले आए तो पार्ट था बस्ट लोब। बस्ट लोब मैंने क्या कहा था कि ये नेक्रोटिक ब्रेन टिश्यू प्लस जो इंट्रा सेरिब्रल वेसल्स हैं उनके फटने का, उन दोनों का मिक्सचर था, तो ये फटके इस तरीके से ये ब्लड सब जगह दिख रहा था, इसलिए इसको बस्ट आउट लोब बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, बस्ट आउट लोब बोलते थे। ये हमारा सब टाइप था। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर।